अगले दिन भी सुबह सुबह आर्यन सेजल के घर के पास पहुंच गया। पर सेजल तो विनय के साथ बाइक पर कॉलेज गई, तो आर्यन सेजल से कोई बात नहीं कर पाया। शाम को भी विनय ही सेजल को कॉलेज से लेकर आया। ऑफिस में आर्यन मुंह फुलाए बैठा हुआ था। ऋषभ, क्या हुआ? देवदास की औलाद क्यों बना बैठा है? हंस भाई, आज भाभी से बात नहीं कर पाए। ऋषभ, क्यों? आर्यन गुस्से में। वो साले की ड्यूटी लगा दी है ना उसके बाप ने। ऋषभ, किसके साले की? आर्यन ऋषभ को घूरते हुए। विनय की। और किसकी? अब सेजल को कॉलेज छोड़ने भी जाता है और लेने भी। बात कैसे करूं सेजल से? ऋषभ, तो आर्यन, देख, डरता तो मैं किसी के बाप से भी नहीं, पर अगर उस साले के सामने सेजल से बात करूंगा तो कई बाद में वो सेजल को ही ना उल्टा सीधा बोले। सिर्फ इसलिए चुप हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से सेजल को किसी भी तरीके की दिक्कत हो। ऋषभ, चल कोई बात नहीं, अभी दूर से दीदार कर ले। कुछ दिन देख, अगर सेजल कुछ कोशिश नहीं करती तो हम करते हैं कुछ। आर्यन मुंह फुलाते हुए। हाँ, ऐसे ही अब बिना रोज सेजल को कॉलेज छोड़ने और लेने जाने लगा। आर्यन कुछ भी नहीं कर पाया, सिर्फ सेजल की वजह से। उसे बस सेजल की परवाह थी। करीब 2 महीने तक ऐसे ही चलता रहा। इधर आर्यन बेशक सेजल से बात नहीं कर पा रहा था, पर उसकी सेजल के लिए दीवानगी बढ़ती जा रही थी। बेशक वो बात नहीं कर पाता था, पर उसे देखकर ही खुश हो जाता था। उधर सेजल बेशक आर्यन से डरती थी, पर वो भी उसे देखने की कोशिश करती थी। जब आर्यन दूर से ही उसे देखकर स्माइल करता, तो सेजल मन ही मन जाने क्यों खुश हो जाती थी। एक दिन अचानक संडे वाले दिन रोहन सेजल के घर आया। सेजल तो काम खत्म कर दादी के साथ रूम में बैठी थी। बाहर हॉल में सब बैठे थे। रोहन वहीं सोफे पर बैठते हुए। बोलिए अंकल जी, क्यों बुलाया आपने मुझे? विजय, देखो, 10 दिन के बाद ठीक सेजल के बर्थडे के अगले दिन तुम दोनों की शादी है, तो हम सोच रहे हैं कि आज कहीं घूम आओ सेजल के साथ। रोहन, क्या बात है, आज इतनी मेहरबानी? वैसे तो आपने ही कहा था कि शादी से पहले कहीं नहीं जाने दोगे। विजय, हाँ, पर अब तो सिर्फ 10 दिन ही है शादी को। तुम्हारे कहे मुताबिक बिना किसी तामझाम के हो जाएगी शादी। रोहन, ठीक है, बोल तो तैयार हो जाएगी, शॉपिंग पर ले जाता हूँ। विजय, ठीक है, बोलकर निर्मला को इशारा करते हैं। निर्मला सेजल के रूम में जाती है। निर्मला सेजल से, सुन, जल्दी तैयार हो जा और कुछ ढंग का पहन लियो। दादी, अच्छा जरा मुझे ये तो बता, इसे जब से ये इस घर में आई है एक जोड़ा कपड़ा दिलाया है? हमेशा अपनी बेटी की उतरा नहीं देती है। निर्मला, तो उसमें भी हैं कई नए कपड़े, जल्दी तैयार होकर आ जा। दादी, कहाँ जाना है इसे? निर्मला, रोहन लेकर जा रहा है शॉपिंग पर इसे। सेजल दादी को नामे इशारा करती है। दादी, ये कहीं नहीं जाएगी, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। निर्मला, पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ, जल्दी आ जा, ज़्यादा नखरे मत दिखा, 10 दिन में शादी है इसकी, बोलकर रूम से बाहर चली जाती है। सेजल चुपचाप बेमन से तैयार होकर बाहर आती है। रोहन उसे लेकर बाहर आता है। रोहन सेजल को लेकर कार में शॉपिंग मॉल के लिए निकलता है। सेजल कार में बिल्कुल सिमट कर एक तरफ बैठी हुई थी। सामने ड्राइवर बैठा था, इसलिए रोहन ने कोई भी ऐसी वैसी हरकत नहीं की। इधर अंश ने जैसे ही सेजल को देखा, तुरंत आर्यन को बताकर उसका पीछा करने लगा। उधर बिना विजय से, पापा, आपने सेजल को क्यों भेजा रोहन के साथ? विनय, अब 10 दिन है शादी को, अब ये खुद आर्यन से निपटेगा। निर्मला, वो कैसे? अब तो वो आर्यन दिखता भी नहीं आसपास सेजल के। विनय, कौन कहता है? रोज कॉलेज आते जाते वक्त पीछा करता है विनय का। आज भी सुबह से उसका एक लड़का घर के बाहर पहरा दे रहा था। अब जब उसने रोहन को सेजल के साथ देखा होगा तो आर्यन को फ़ोन भी कर दिया होगा। अब आर्यन सोचेगा तो ज़रूर कि ये सेजल के साथ कौन है, तो वह खुद ही निपटेगा रोहन से और रोहन आर्यन से। क्या करना है क्या नहीं हमारे ऊपर बात भी नहीं आएगी। वह दोनों खुद मिलकर फैसला करेंगे कि होना क्या है। निर्मला, पर उसकी शादी रोहन से ही होनी चाहिए। विजय, शादी किसी से भी हो, जिए मरे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस जन्मदिन वाले दिन एक बार पेपर साइन करवा लूँ, उसके बाद वह कहीं भी रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विनय, पापा, कहीं रोहन तो कोई पंगा नहीं कर देगा? विजय, हम बोल देंगे कि हमें नहीं पता इस बारे में कुछ भी। निर्मला, बस एक बार सेजल से उसकी प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन करवा ले, उसके बाद चाहे कुछ भी हो। विजय, एक कप चाय तो पिला दे। निर्मला, लाती हूँ, उसे तो बाहर भेज दिया घूमने, मुझसे ही करवा लो काम। विजय, कभी कभी कामना से बोला करो,
निर्मला, हाँ बस, फिर तो मिल गई रात से पहले तुम्हें चाय, बोलकर किचन में चली जाती है। इधर आर्यन उसी मॉल में पहुंचता है जहां रोहन सेजल को लेकर गया हुआ था। सेजल रोहन से थोड़ी दूरी ही बनाकर चल रही थी, पर रोहन अपनी बदतमीजियों से बाज नहीं आ रहा था। वो सेजल को किसी न किसी बहाने छुए ही जा रहा था। वही सेजल सिमटी जा रही थी। आर्यन अंश के पास आते हुए, कहाँ है सेजल? आज तो पक्का कोई ना कोई मौका मिल ही जाएगा उससे बात करने का। तूने नया फ़ोन ले लिया ना सेजल को देने के लिए? अंश, हाँ भाई, सिम भी नहीं डाल दी जो आपने भाभी के लिए ली थी। फ़ोन बिल्कुल वर्किंग मोड पर है। आर्यन, बस आज कैसे भी उसे ये फ़ोन दे दूं ताकि उससे बात तो हो जाए। कहाँ है सेजल, ये बता। अंश, भाई सेजल भाभी वहाँ ब्राइडल वाले शोरूम में है और आज उनके साथ कोई और ही लड़का है। आर्यन चौंकते हुए, ब्राइडल यानी दुल्हन के कपड़े क्यों ले रही है वो? लड़का कौन है, पता नहीं क्या? अंश, भेजा है एक लड़का, वो गया हुआ है उसी शोरूम में, अभी फ़ोन आता ही होगा। आर्यन तब तक उसी शोरूम के बाहर चला जाता है जहाँ से अंदर का सारा नज़ारा दिख रहा था। रोहन सेजल के ऊपर ब्राइडल लहंगे लगा लगा कर देख रहा था जिससे वो सेजल को छू सके। वहीं सेजल उससे दूर होने की कोशिश कर रही थी। आर्यन ने नज़ारा बाहर से देख रहा था। आर्यन की आंखों में खून उतर आया था। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। वो अंदर जाने लगा रोहन को सबक सिखाने, पर इतने में हंस ने उसका हाथ पकड़ लिया। हंस थोड़ा डरते हुए, भाई वो। आर्यन गुस्से से, हाथ छोड़ मेरा। देखा उस कमीने को कितनी गंदी तरीके से छू रहा है सेजल को। आज तो गया ये काम से। अंश डरते हुए, भाई वो मंगेतर है उसका, कुछ दिन बाद शादी है उनकी। यह सुनते ही आर्यन एक झटके से पीछे हो गया। उसकी आंखों में अचानक से आंसू आ गए। आर्यन को ऐसा लगा जैसे कोई धड़कन रुक गई है। आर्यन फिर एक पल रुककर, जबरदस्ती करवा रहे होंगे शादी उसकी। इस लड़के को लेकर ऑफिस पहुंच, इसी से बात करूंगा। हाँ ठीक है भाई। आर्यन से एक पल भी वहां रुका नहीं जाता। सीधा ऑफिस पहुंच, ऊपर रूम में पहुंच, दारू की बोतल निकालकर एक पर एक बोतल पीने लगता है। इधर रोहन सेजल को उसके घर छोड़कर जैसे ही अपनी कार में बैठता है, पीछे से अंश और विवेक भी जबरदस्ती उसकी कार में बैठकर ड्राइवर को गन पॉइंट पर लेकर कार उनकी मर्जी से चलाने को बोलते हैं। रोहन, कौन हो तुम? अंश, फिक्र मत कर, कुछ ही देर में पता चल जाएगा। विवेक, तू डर मत, जिंदा बन पीस में ही घर आएगा। रोहन गन को देखकर चुपचाप बैठा रहता है। आर्यन के ऑफिस पहुंच उसे आर्यन के सामने बैठाते हैं। आर्यन तो नशे में धुत हो चुका था। आर्यन, तू क्या कर रहा था मेरी सेजल के साथ? रोहन ने सुन चौंकते हुए, वो आपकी सेजल कैसे हो गई? प्यार करता हूँ उसे, 10 दिन बाद शादी है हमारी। आर्यन गुस्से से अंश से गन छीन कर रोहन की कनपट्टी पर गन लगाते हुए, एक आखिरी सवाल पूछूंगा, बिल्कुल सच सच बताइयो, वरना सारी गोली तेरे भेजे के पार होंगी, समझा? सेजल भी पसंद करती है तुझे? रोहन झूठ बोलता है, हाँ उसी की मर्जी से हो रही है हमारी शादी। आयरन गन फर्श पर फेंकते हुए, निकल यहाँ से। रोहन जल्दी से वहां से निकल जाता है। रोहन कार में बैठ, ये सेजल के पीछे गुंडे भी पड़े हैं। अच्छा हुआ झूठ बोल दिया मैंने। बस अब ये उस सेजल से ना पूछ लें कुछ। नहीं, उसे पूछना होता तो मुझे क्यों लाते यहाँ। बस अब कैसे भी जल्दी से ये 10 दिन निकल जाए। आर्यन ने गुस्से में सारा कमरा तोड़-फोड़ दिया। वो सिर्फ सेजल सेजल चीखें मार रहा था। विवेक, विक्रम और अंश से आर्यन की हालत देखी नहीं जा रही थी। अंश ने ऋषभ को फोन किया। थोड़ी देर बाद जब ऋषभ आया तो कमरे की और आर्यन की हालत देख घबरा गया। आर्यन ने गुस्से में वहां पड़ी कांच की टेबल पर अपने हाथ दे मारा, जिससे आर्यन के हाथ से खून निकलने लगा था और कई जगह खून के छींटे भी पड़े हुए थे। पूरा कमरा बिखरा पड़ा था। आर्यन एक तरफ बिल्कुल बेसुध सा पड़ा हुआ था। ऋषभ विवेक की मदद से उसे उठाकर अंदर कमरे में लिटाया। डॉक्टर ने आकर उसके हाथ में फंसे कांच के टुकड़े भी निकाल ड्रेसिंग कर इंजेक्शन लगाकर चला गया। अंश ने वहां कमरे की सफाई करवाई। ऋषभ ने सबको सोने को बोल वहीं आर्यन के पास ही लेट गया। आर्यन इंजेक्शन की वजह से सो चुका था। अगली सुबह जब आर्यन उठा तो कुछ देर के लिए उसे कुछ याद नहीं था, बस उसका सिर चकरा रहा था। ऋषभ जल्दी से जाकर नींबू पानी बनाकर लाया। आर्यन ने पूरा एक ही घूंट में पी लिया। ऋषभ आर्यन को देखते हुए, ठीक है अब। आर्यन कुछ नहीं बोलता। उसके सामने फिर से सेजल का चेहरा घूमने लगता है। उसकी आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं। आर्यन ऋषभ से मुंह फेर कर आंसू पोंछते हुए, बिल्कुल ठीक हूँ। ऋषभ आर्यन को हक कर लेता है। मुझसे तो मत छिपा,
ये आंसू। आर्यन अपने आप को रोक नहीं पाता। वो फूट फूट कर रोते हुए, यार बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे जान ही नहीं है शरीर में। ऋषभ अपने आंसू पोंछते हुए, एक बार सेजल से बात तो करता यार। आर्यन रोते हुए, नहीं, अब मुझे उसका डर समझ आ रहा है। वो मुझसे डरती ही इसलिए थी कि कहीं मैं कोई जबरदस्ती ना करूं। मैं अब नहीं लगाऊंगा कोई उम्मीद। ऋषभ पक्का? आर्यन फिर से रोते हुए, मुश्किल है यार बहुत, पर करना तो पड़ेगा ना। साला मेरी किस्मत में प्यार ही नहीं है। पहली बार किसी लड़की से चाहत लगाई तो उसकी चाहत में मैं था ही नहीं। पता है यार, बहुत दर्द हो रहा है। बोलकर ऋषभ के गोद में उसे रखकर लेटकर रोने लगता है। ऋषभ के पास शब्द ही नहीं होते कि क्या बोले। इधर सेजल की जैसे जैसे शादी की तारीख नज़दीक आ रही थी, उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। कई बार तो सेजल का मन किया कि वो एक बार जाकर आर्यन से बात करे, पर क्या करे ये समझ में नहीं आ रहा था। और तो और आर्यन ने दिखना भी बंद कर दिया था, तो सेजल को लगा कि आर्यन के मन में भी कुछ नहीं है। परसों सेजल की शादी थी। उसने अब उम्मीद छोड़ दी थी। उसने रोहन को ही अपना नसीब मान लिया था। आर्यन अब बस उदास उदास सा रहता था। सेजल की कई तस्वीर जो उसने बनाई थी, फाड़ने की कोशिश की, पर नहीं फाड़ पाया। बस जब देखो उसे ही देखता रहता था। उसने रूम से ही निकलना बंद कर दिया था। इधर सुबह आर्यन 11 बजे करीब सो रहा था, तभी अंश भागता हुआ आया। भाई भाई, पुलिस आई है। आर्यन मुंह सड़ाते हुए, तो कोई तीर मार दिया? अंश, भाई आपको पूछ रही है। आर्यन उठते हुए, चल देखूं तो सही, मुझसे क्या है इन्हें। अंश, भाई शर्ट तो पहन लो। आर्यन, क्यों? शर्ट पहनूंगा तो ज्यादा स्मार्ट लगूंगा क्या? अंश, भाई आपको डर नहीं लगता क्या पुलिस से? आर्यन, मैंने उसकी भतीजी छेड़ दी, जो डरूं? बोलकर शर्ट पहनकर बाहर आता है। इंस्पेक्टर आर्यन से, तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है किसी लड़की ने। आर्यन चौंकते हुए, कौन सी लड़की ने? क्या शिकायत है मेरी इंस्पेक्टर? इंस्पेक्टर, यही कि तुमने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। आर्यन, अंश, विवेक एक साथ। क्या? आर्यन गुस्से से, ओए इंस्पेक्टर, क्या बकवास कर रहा है? मैंने किसी भी लड़की से कोई बदतमीजी नहीं की है, समझा तू? इंस्पेक्टर, देखो तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट है, तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। आर्यन गुस्से में, देख बकवास मत कर मेरे सामने। मुझे पता है किसी भी लड़की के लिए उसकी इज्जत क्या होती है। मैंने कभी किसी के साथ फालतू बकवास नहीं की। तू तो डायरेक्ट जबरदस्ती का इल्जाम लगा रहा है। इस इंस्पेक्टर को आर्यन हर महीने कुछ खर्चा पानी देता था, इसलिए चुपचाप आर्यन की बातें सुन रहा था। इंस्पेक्टर, देखो एक बार तो जाना ही पड़ेगा तुम्हें पुलिस स्टेशन, और इस कंप्लेंट में बेल भी नहीं हो पाएगी जल्दी, क्योंकि ये अटेम्प्ट टू रेप के अंडर केस आता है। आर्यन गुस्से में, बहुत हो रहा है तेरा। किसने की है कंप्लेंट? जरा नाम तो बता, उसकी तो मैं खबर लूँगा। इंस्पेक्टर, किसी सेजल अरोड़ा ने। यह नाम सुनते ही आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आर्यन गुस्से से, वो क्यों करवाएगी मेरे नाम की ऐसी कोई भी झूठी रिपोर्ट? देख सच सच बता, किसने की है ऐसी वाहियात कंप्लेंट मेरे नाम की? इंस्पेक्टर, उसी ने की है। अभी थोड़ी देर पहले ही आई थी पुलिस स्टेशन। अंश, उसके चाचा चाची ने करवाई होगी झूठी रिपोर्ट। भाई इंस्पेक्टर, नहीं, वो अकेली आई थी। आर्यन, चल अभी उसी के घर, फिर बताएगी वो तुझे पूरा सच। सेजल कभी भी किसी के ऊपर इतना घिनौना इल्जाम नहीं लगा सकती। बोलकर इंस्पेक्टर को लेकर सेजल घर के बाहर पहुंचता है। पीछे पीछे दूसरी कार में अंश और विवेक भी पहुंचते हैं। ऋषभ किसी काम के सिलसिले में आउट ऑफ स्टेशन गया हुआ था। सेजल के घर में सब वहीं हाल में बैठे हुए थे। रोहन भी वहीं था। आर्यन को गुस्से में देख सब चुपचाप खड़े हो जाते हैं। आर्यन इधर उधर देखते हुए गुस्से से, सेजल कहाँ है? रोहन अंदर कमरे में है। आर्यन, बुला उसे अभी इसी वक्त बाहर। रोहन सेजल को बुलाकर लाता है। सेजल को देख आर्यन को एक सुकून आता है। आज कई दिन के बाद जो देख रहा था, पर फिर उसे कंप्लेंट वाली बात याद आती है, तो सेजल को ध्यान से देखता है। सेजल बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। उसके माथे पर चोट लगी हुई थी। हाथों पैरों पर भी चोट लगी हुई थी। हाथ पर कई निशान भी बने हुए थे। आर्यन तुरंत सेजल के पास जाते हुए, ये क्या हुआ है तुम्हें? किसने मारा है तुम्हें, बताओ। निर्मला, अरे वाह, पहले खुद चोट देते हो, फिर ये झूठा नाटक करते हो। आर्यन गुस्से से निर्मला के ऊपर चिल्लाते हुए, ओए मोटी, क्या बकवास कर रही है? मैं क्यों सेजल को तकलीफ पहुंचाऊंगा? निर्मला, क्यों? तुम ही तो दीवाने के जैसे इसके आगे पीछे घूमते हो। आर्यन गुस्से से, हाँ, पर जब से ये पता चला है कि सेजल
इसे रोहन की तरफ इशारा करते हुए। पसंद करती है? मैं सेजल के आसपास भी नहीं भटका। यह सुनते ही सेजल फटी आंखों से आर्यन को देखती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो एक नज़र रोहन को देखती है तो रोहन उसे आंखों से डराने की कोशिश करता है। इंस्पेक्टर आगे आते हुए सेजल से, तुमने जो कंप्लेंट करी है वो इसी आर्यन के खिलाफ है? सेजल डरते हुए रोहन की तरफ देखती है जो उसे आंखों से कुछ अजीब इशारे कर रहा था। आर्यन, सेजल, उन्हें बताओ ना, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की तुम्हारे साथ। सेजल चुप रहती है। आर्यन को गुस्सा आ जाता है। आर्यन, यानी कि मेरे खिलाफ इतनी घिनौनी कंप्लेंट तुमने ही की है? फिर एकदम से चिल्लाते हुए, हाँ या ना? सेजल नजरें झुकाए एकदम से कांपते हुए, जी, जी। आर्यन, प्लीज सेजल झूठ मत बोलो। मुझे पता है ये तुम नहीं कर सकती। प्लीज बोलो ना सेजल। सेजल लाचारी से रोहन की तरफ देखती है जो उसे ही घूरे जा रहा था। सेजल डरते हुए आर्यन से, आप जाइए। आर्यन गुस्से में, सेजल, क्यों, क्यों, क्यों किया तुमने ऐसा? आर्यन की आंखों में गुस्सा उतर आया था। आर्यन अपने एक हाथ से सेजल के दोनों गालों को पकड़ते हुए, आज तक किसी लड़की पर कभी ट्रस्ट नहीं किया था। तुम्हें देख लगा था कि तुम उन सब से अलग हो। चाहत बन गई थी तुम मेरी, पर नहीं, तुम भी दूसरी लड़कियों की तरह ही निकली। आज तक मैंने किसी लड़की को हाथ तक लगाने के बारे में नहीं सोचा और तुमने तो डायरेक्ट अटेम्प्ट टू रेप का इल्ज़ाम लगा दिया। अब तक तुम मेरी दीवानगी थी, पर अब तुम मेरी नफरत हो। तुम्हारा तो मैं वो हाल करूँगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। मैं सबक सिखा कर रहूँगा। रोहन थोड़ा करीब आते हुए, भाई इसे माफ़ कर दो। एक्चुअली ये डर गई थी कि कहीं आप हमारी शादी में कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दो। बहुत प्यार करती है ना मुझसे, इसलिए। आर्यन सेजल को धक्का देते हुए, प्यार का मतलब तो अब मैं बताऊंगा। रोहन, ये कंप्लेंट वापस ले लेगी? आर्यन सेजल को घूरते हुए, जो सिर्फ नीचे नजरें झुकाए हुए खड़ी थी। नहीं चाहिए मुझे इसकी मेहरबानी। अगर कंप्लेंट वापस लेनी ही थी तो झूठी कंप्लेंट करी क्यों? जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो क्यों डरूं? पर अब सेजल तुम्हारे साथ बहुत कुछ गलत होगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। बोलता हुआ गुस्से से वहां से निकलकर इंस्पेक्टर के साथ चला जाता है। आर्यन, आन से, कल तक बेल करवा मेरी, और इस सेजल की एक एक पल की खबर चाहिए। अंश, भाई हो सकता है किसी मजबूरी में किया हो। आर्यन, ऐसी क्या मजबूरी है जो एक लड़के की ज़िंदगी खराब करने के लिए तैयार हो गई वो? अगर उसके लिए अपनी इज्जत प्यारी है तो हम लड़कों को भी अपना सम्मान प्यारा है। हमारी सोच प्यारी है। इस लड़की ने मुझे नहीं, मेरी माँ की परवरिश को गलत बताया है आज, और यह मैं कभी नहीं बर्दाश्त करूँगा। मैंने आज तक सिर्फ दो औरतों से प्यार किया, एक मेरी माँ और एक इससे, पर इसने ही मेरी माँ की परवरिश को गलत साबित कर दिया। आर्यन इंस्पेक्टर के साथ पुलिस स्टेशन जाता है। इधर सेजल आर्यन के जाते ही अपने रूम में जाकर फूट फूट कर रोती है। आर्यन जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने बहुत ही गलत काम किया है, पर अगर मैं ऐसा नहीं करती तो दादी सोच कर रोने लग जाती है। अंश और विवेक बहुत कोशिश करते हैं कि आर्यन की बेल हो जाए, पर नहीं हो पाती। अगले दिन सुबह इंस्पेक्टर, आर्यन तुम्हारी बेल हो गई है, तुम जा सकते हो। आर्यन कुछ ना बोलकर सीधा अपने घर जाता है। वहाँ अंश और विवेक को देखते ही खुश होकर उसके गले लग जाते हैं। अंश, भाई आप ठीक हो? आर्यन, सेजल की खबर बताओ। अंश, भाई कल उसकी शादी है और आज उसका बर्थडे है, तो रात को सगाई है। आर्यन के चेहरे पर गुस्सा भी है, उदासी भी है। आर्यन, अच्छा तो बर्थडे गिफ्ट तो देना बनता है उसको आज ही। आज इससे अच्छा मौका तो हो ही नहीं सकता। आज दूंगा इसको इसका बर्थडे का सबसे अच्छा गिफ्ट। कल शादी है ना, तो शादी और बर्थडे दोनों का गिफ्ट उसे आज ही मिलेगा। विवेक डरते हुए, भाई आप क्या करोगे? आर्यन, ये बता ऋषभ कहाँ है? हंस, भाई ऋषभ भाई आज ही अपनी मम्मी को लेकर गांव से आए हैं। उन्हें अभी इस बारे में कुछ नहीं बताया। आर्यन, ठीक है। हंस, वैसे भाई का फोन आया था, अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं। आर्यन, ठीक है, तुम दोनों को मेरा काम करना है। विवेक, बोलो ना भाई। आर्यन दोनों को कुछ बोलता है। दोनों पहले एक दूसरे को चौंकते हुए देखते हैं, फिर आर्यन को। विवेक, भाई ये तो गलत है ना? आर्यन, जो उसने मेरे साथ किया वो गलत नहीं है? देखो तुम दोनों के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं है, बस इतना बताओ मेरा साथ दोगे या नहीं? विवेक, भाई हम आपके साथ हैं। आर्यन, ठीक है, फिर काम करके पहुंचो वहाँ। मैं भी पहुंचता हूँ वहीं, पहुंचते ही कॉल कर देना। विवेक, ठीक है भाई।
आर्यन अपने रूम में जाता है। वहाँ से सेजल की सारी फोटो उठाकर अपने पास रख लेता है। थोड़ी देर बाद हंस का फोन आता है। आर्यन बात कर वहाँ से निकल जाता है। आर्यन सेजल के घर पहुँचता है। हंस, विक्रम और विवेक बाहर ही खड़े होते हैं। आर्यन अंदर जाता है तो देखता है कि सिर्फ घर के बंदे ही बैठे हैं हॉल में। सेजल वहाँ नहीं थी। आर्यन को देख सब खड़े हो जाते हैं। आर्यन हंस को कुछ इशारा करता है, फिर सेजल के रूम की तरफ चला जाता है। सेजल के रूम में जाकर देखता है तो दादी बीमार सी पड़ी हुई सो रही हैं। एक नर्स उनके पास बैठी सिरिंज बदल रही है। सेजल रोते हुए दादी का हाथ पकड़े हुए बैठी है। आर्यन सेजल के आंसुओं को देख पहले पिघल जाता है, पर फिर संभलते हुए, क्या बात, मेहंदी भी लगवा ली, वो भी मेरे बगैर। सेजल आर्यन को देख चौंक जाती है। उसका मन करता है कि आर्यन को जाकर गले लगा ले और बहुत रोए, पर वो जानती थी कि आर्यन अब उससे सिर्फ और सिर्फ नफरत करता है। आर्यन सेजल का हाथ पकड़ खींच कर बाहर लाता है। वहाँ बाहर का माहौल देख सेजल आर्यन की तरफ देखती है। आर्यन, पसंद नहीं आया तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट? वहाँ हंस और विवेक ने गन पॉइंट पर कामना, निर्मला, विजय और विनय को रखा हुआ था। विक्रम एक तरफ खड़ा वहां पर एक पंडित के साथ मंडप लगवाने में मदद कर रहा था। सेजल चौंकते हुए आर्यन को देखती है। आर्यन, तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है भाई। पंडित, दूल्हा दुल्हन को ले आओ, तैयारी हो गई। आर्यन सेजल का हाथ पकड़कर मंडप की तरफ जाता है। सेजल एक बेजान गुड़िया के जैसे उसके साथ चल देती है। आर्यन सेजल को मंडप में बैठाकर खुद उसकी बगल में बैठ जाता है। सेजल आर्यन को देखे जा रही थी। विजय, आर्यन, ये गलत कर रहे हो तुम। आर्यन, जो तेरी इस भतीजी ने किया वो सही है, मैं गलत हूँ। आर्यन सेजल को देखते हुए, यह शादी सिर्फ और सिर्फ तेरे दुखों की शुरुआत है। तूने मेरे ऊपर गलत इल्जाम उस लड़के से शादी के लिए लगाया ना, अब तू उससे ही शादी नहीं कर पाएगी। आर्यन पंडित से, शुरू करो। पंडित मंत्र पढ़ना शुरू करता है। आर्यन को लग रहा था कि सेजल को वो सजा दे रहा है, पर सेजल को रोहन से शादी करने से अच्छी ये सजा लग रही थी। उसके आंसू बहे जा रहे थे, यह सोचकर कि दादी की इच्छा पूरी हो गई। फेरे स्टार्ट हो जाते हैं। आर्यन ने सेजल के सारे स्केच निकाले, जिसे देख सेजल चौंकते हुए आर्यन को देखती है। आर्यन, गलती करी थी ये बनाकर, अब इसी अग्नि में अपनी गलती सुधारूंगा, बोलकर सारे स्केचेस मंडप की अग्नि में जला देता है। इधर चारों गन की वजह से डरे हुए चुप बैठे थे। बिना चुपके से अपना फोन निकाल रोहन को फोन कर देता है। रोहन वहाँ की सारी बातें सुन रहा था। वो जल्दी से सेजल के घर पहुँचता है। आखिरी फेरा जैसे ही खत्म हुआ, रोहन वहाँ पहुँच गया। आर्यन ने सेजल को मंगलसूत्र पहनाया और सिंदूर लगाया। रोहन ने देख सदमे में आ गया। आर्यन रोहन को देख, आइए जी, मिलिए मेरी बीवी मिसिस सेजल आर्यन मल्होत्रा से। अच्छा नाम है ना? रोहन हकलाते हुए, यह जबरदस्ती की शादी में नहीं मानता। आर्यन, मत मानो, तुम्हारे मानने के लिए थोड़ी ना की है मैंने यह शादी। विक्रम से, अच्छे से बनाई है ना वीडियो? विक्रम, बिल्कुल भाई, लाइव वीडियो बनाई है, बस आप दोनों की शादी की। अब तो सब गवाह हैं, ये क्या कर लेगा? आर्यन पंडित से, शादी हो गई? पंडित, बस बड़ों का आशीर्वाद ले लो। आर्यन, मुझे इनके आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, बस अब आप अपना आशीर्वाद दो। पंडित, दोनों सदा सुखी रहो। आर्यन, ये नहीं, ये आशीर्वाद दो कि मैं सुखी रहूं। इसे तो दुख देने के लिए ही इससे शादी की है। पंडित चुपचाप वहां से जाने लगता है। आर्यन विवेक से, पंडित जी को इनका इनाम तो दे दे। विवेक, भाई दे दिया। आर्यन, तो सब चलो। सेजल से, तुम्हारी तो यही सजा है कि तुम्हारी शादी मुझ जैसे गुंडे से हो गई। अब जिंदगी भर शादीशुदा होकर भी इसी घर में रहना। सच में मुझे बड़ा सुकून मिलेगा, बीच बीच में आता रहूंगा। अब तो ससुराल है मेरा, बोलकर अपने दोस्तों के साथ घर चला जाता है। सेजल भागते हुए अपने रूम में आ जाती है। दादी के पास बैठकर बहुत रोती है। इधर आर्यन घर पहुंचता है तो ऋषभ बेताबी से इधर उधर चक्कर काट रहा था। उसे अंश ने फोन कर सेजल और आर्यन की शादी वाली सारी बात बता दी थी। आर्यन ऋषभ को देख उसे गले मिलता है। आर्यन, आंटी कैसी हैं? ऋषभ, वो तो ठीक है। ऋषभ इधर उधर देखकर, सेजल कहाँ है? आर्यन ने सुन अपने रूम में जाते हुए, अपने घर में है और कहाँ होना है उसे। ऋषभ उसके पीछे पीछे जाता है। आर्यन दीवान पर लेट जाता है। उसे सेजल से जबरदस्ती शादी करके अच्छा नहीं लग रहा था, पर वो किसी को बताना भी नहीं चाहता था। ऋषभ, तूने शादी की है ना उससे, तो वो वहाँ क्या कर रही है? आर्यन, शादी सिर्फ इसलिए की
ताकि उसे उसकी गलतियों की सज़ा दे सकूं। ऋषभ गुस्से में, तेरा दिमाग खराब है क्या? ये क्या जिद है? एक तो जबरदस्ती शादी कर ली बंदूक की नोक पर, अब उसे वहीं छोड़ आया। सुन, अब बीवी है वो तेरी, तूने खुद शादी की है उससे। आर्यन भी चिल्लाते हुए, तो क्या करता? करने देता उसको उस लड़के से शादी जिसके लिए उसने मेरे ऊपर इतना घिनौना इल्जाम लगाया। ऋषभ, मुझे यह सब नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि वो तेरी बीवी है अब। उसे तेरे साथ ही रहना चाहिए। लोग क्या कहेंगे उसे कि शादी के बाद भी पति के साथ नहीं रहती? आर्यन गुस्से में, यही तो चाहता हूँ मैं। उसने मेरे करेक्टर पर उंगली उठाई, इसलिए मैं भी उसके करेक्टर पर भी उंगली उठवाऊंगा। ऋषभ, देख, तुझे जब पता चला कि वो तुझसे प्यार नहीं करती, तूने बिल्कुल उसके आसपास भटकना छोड़ दिया। अब उसके एक इल्जाम से तूने उससे शादी कर ली। मैंने तब भी तुझे कुछ नहीं कहा, पर ये उसे उस घर में रखकर तू गलती कर रहा है। आर्यन, अच्छा, तो उसने जो किया क्या वो गलत नहीं था? तू बता, अगर काजल तेरे ऊपर इतना गंदा इल्जाम लगाती तो तू क्या करता? ऋषभ चुप हो जाता है। आर्यन रोते हुए, प्यार प्यार करता हूँ उसे, उसे तकलीफ देकर मुझे ही तकलीफ हो रही है। अपनी माँ के बाद इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किया था उसे। मुझे नहीं पता क्यों कैसे, पर पहली ही नजर में भाग गई थी यार वो। बस उसे खुश देखना चाहता था, बात करना चाहता था, उसके पास बैठना चाहता था, पर यह जबरदस्ती, ये उसको गंदे तरीके से छूना, इसके बारे में तो मेरी सोच में दूर दूर तक नहीं था यार। फिर भी उसने मेरे ऊपर ऐसा इल्जाम लगा दिया। रोते रोते वहीं फर्श पर बैठ जाता है। क्यों किया यार उसने ऐसा? क्यों? अगर वो मेरे आसपास रही तो मैं खुद को ही तकलीफ दूंगा, इसलिए उसे उसी घर में रखा है। मैं चाह कर भी नहीं दे सकता यार उसे तकलीफ। सबके पास शब्द ही नहीं होते कि वह क्या बोले आर्यन को। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आर्यन गलत है या सही। ये सब उसे शांत कराता है। आर्यन वहीं काफी टाइम तक बैठा रहता है। इधर रोहन गुस्से में अपने घर वापस चला जाता है। निर्मला और विजय अपना माथा पकड़े हुए बैठे हैं। विजय, सत्यानाश हो उस आर्यन का। अगर शादी करने का शौक था तो कल ही कर लेता। प्रॉपर्टी भी नहीं हुई मेरे नाम। निर्मला, अब इसे क्या पूरी जिंदगी झेलना पड़ेगा? शादी भी कर ली और यहीं छोड़ गया। मैं नहीं झेलने वाली अपने घर में इसे। एक बार अम्मा ठीक हो जाए इसे भगा देना, कहीं भी जाकर रहे। विजय, पागल हो रही हो? अगर वो चली गई तो महीने के जो 25-30 लाख रुपए आते हैं वो कहाँ से आएंगे? इसे कम से कम कब्जे में तो रखा हुआ है। निर्मला, पता नहीं क्या पड़ी थी उस रोहन को कंप्लेंट करवाने की। अच्छा भला हो जाती शादी, अब खुद ही भुगतेगा। हमारा और नुकसान करा दिया। विजय, अब जो हो गया वो हो गया। अब कैसे भी आर्यन और सेजल का तलाक करवाना पड़ेगा, तभी सेजल की प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन करवा सकते हैं। निर्मला, तो अभी नहीं करवा सकते क्या साइन हम उससे? विजय, नहीं, अब उसके पति के भी साइन जरूरी हो गए हैं। इसलिए तो रोहन को उसके बर्थडे के अगले दिन शादी के लिए मनाया था, ताकि आज सेजल के साइन करवा लेते तो प्रॉपर्टी भी हमारी हो जाती। रोहन को तो वैसे भी प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैंने जो इतनी देर से चुप बैठा था। पापा, अगर रोहन ने अपने पैसे वापस मांग लिए तो? विजय, इसमें हमारी क्या गलती है? जो भी हुआ उसके सामने हुआ है। वैसे भी तब की तब देखेंगे, अभी सोचकर दिल नहीं जलाता मैं। शाम को सेजल दादी के पास बैठी हुई रोई जा रही थी। दादी को थोड़ी देर बाद होश आता है। नर्स दादी को चेक करने के लिए डॉक्टर को कॉल करती है। डॉक्टर आकर दादी को चेक करके चला जाता है। बाकी के इंस्ट्रक्शन विजय और निर्मला को बताकर चला जाता है। विजय, निर्मला, विनय और कामना अपने कमरे में चले जाते हैं। सेजल दादी को देख रोए जा रही थी। दादी प्यार से, अरे मैं ठीक हूँ अब, 2 दिन ही तो बेहोश थी, पर मुझे अचानक हुआ क्या था? सेजल सकपका जाती है। वो वो आपने दवाई कोई मिस कर दी थी। दादी, अच्छा, बुढ़ी हो गई हूँ ना, तो भूल गई होंगी। तभी दादी की नज़र सेजल के मंगलसूत्र पर जाती है। दादी घबराते हुए सेजल को देखती हैं तो उन्हें मांग में सिंदूर भी दिखता है। दादी घबराते हुए, सेजल, रोहन ने जबरदस्ती तुझसे आज ही शादी कर ली क्या? शादी तो कर ली ना बेटा। सेजल रोते हुए, वो दादी, रोते हुए, बोल ना संजू, उसने तेरे साथ कोई जबरदस्ती भी की क्या? सेजल, नहीं दादी, मेरी शादी रोहन से नहीं, आर्यन जी से हुई है। दादी को यह सुन झटका लगता है, पर वो खुश हो जाती हैं। दादी खुश होते हुए, सच्ची? पर कैसे? दादी को आर्यन के ऊपर लगाए हुए इल्जाम के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए सेजल 2 मिनट सोचकर झूठ बोल देती है। सेजल,
वो आज आर्यन जी ने मुझसे शादी के लिए पूछा तो मैंने हाँ कर दी, तो उन्होंने यहीं सबके सामने शादी कर ली। दादी खुश होते हुए, तेरे चाचा चाची को अटैक नहीं आया? सेजल दादी के सामने फीका मुस्कुरा देती है। दादी, आर्यन कहाँ है? मिलना है मुझे उससे अभी। सेजल, दादी वो तो अपने घर पर है। दादी चौंकते हुए, तो तू यहाँ क्या कर रही है? सेजल, दादी वो आपकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसलिए मुझे अभी यहीं छोड़ दिया। दादी, ठीक है, पर मुझे उससे अभी मिलना है। सेजल, दादी पर मेरे पास तो उनका नंबर नहीं है, मैं कैसे उन्हें कॉल करूं? दादी, मुझे नहीं पता, तू उसको बुलाकर लेकर आ, पर मुझे अभी इसी वक्त उससे मिलना है। सेजल, ठीक है दादी, आप आराम करिए, मैं देखती हूँ। बोलकर सेजल रूम से बाहर आती है। बाहर हॉल में कोई नहीं दिखाई देता। वह पड़ोस की विमला आंटी के पास जाती है। उनसे पूछती है कि आर्यन जी का ऑफिस कहाँ है, तो विमला आंटी उसे रास्ता बताती हैं। सेजल के पास कोई पैसे तो होते नहीं, तो वो पैदल ही पैदल आर्यन के घर की तरफ जाती है। उस वक्त बारिश हो रही थी, तो सेजल पूरी भीगी हुई पैदल उसके घर पहुंचती है। बाहर चौकीदार खड़ा हुआ था। सेजल चौकीदार से, वो मुझे आर्यन जी से मिलना है। चौकीदार, आप कौन? सेजल, जी मैं सेजल। तभी अंश अंदर से सेजल को देख लेता है। अंश आवाज लगाते हुए, अंदर आने दो इन्हें। चौकीदार सेजल को अंदर जाने को बोलता है। सेजल अंदर जाकर ऑफिस के गेट के पास ही खड़ी हो जाती है। अंश, भाभी, आप अंदर आइए ना, बाहर क्यों खड़ी हैं? सेजल डरते हुए, नहीं, आप प्लीज एक बार आर्यन जी को बुला दीजिए। अंश, ठीक है, मैं बुला देता हूँ, पर आप बाहर भीग रही हैं, आप अंदर आ जाइए। सेजल, नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, आप बस आर्यन जी को बुला दीजिए। अंश, ठीक है, बोलकर भागते हुए ऊपर रूम में जाता है, तो ऋषभ और आर्यन बैठे होते हैं। अंश हाँफते हुए, भाई वो सेजल भाभी आई हैं। ऋषभ और आर्यन चौंकते हुए, क्या? आर्यन गुस्से से, वो यहाँ क्या करने आई है? उसको बोल वो चली जाए यहाँ से अभी। अंश, भाई, भाभी भीगी हुई हैं और उन्हें आपसे बात करनी है, प्लीज एक बार बात कर लो। आर्यन गुस्से से, तुझे बोला है ना, उसे बोल दे, मुझे नहीं मिलना उससे। फिर एक मिनट रुक कर, एक काम कर, जा तू उसको घर छोड़ कर आ। अंश, ठीक है भाई, बोल नीचे जाने लगता है। तभी ऋषभ उसे रोकते हुए, रुक, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ, मैं बात करता हूँ सेजल से। बोलकर अंश के साथ ऋषभ नीचे जाता है। ऋषभ नीचे आकर सेजल से, सेजल तुम घर जाओ प्लीज, आर्यन गुस्से में है। सेजल डरते हुए, वो दादी मिलना चाहती हैं उनसे, प्लीज एक बार बोल दीजिए। ये सब ठीक है, पर एक बार अंदर आ जाओ, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। सेजल अब तक कभी भी किसी के घर में नहीं गई थी, तो उसे बहुत डर लग रहा था। सेजल, नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, आप प्लीज बोल दीजिए ना आर्यन जी को। ऋषभ, क्या तुम्हारी दादी को कुछ नहीं मालूम कि आर्यन ने क्यों तुमसे शादी की? सेजल नजर नीची कर लेती है, नहीं, मैंने उन्हें झूठ बोला है। ऋषभ, क्यों किया तुमने ऐसा? प्लीज, मैंने तो तुम्हें छोटी बहन बोला था ना, मुझे तो बता सकती हो। सेजल रोते हुए हाथ जोड़कर, नहीं बता सकती, प्लीज आर्यन जी को बुला दीजिए, दादी की हालत खराब है, वो 2 दिन के बाद होश में आई हैं। वो वो सिर्फ उनसे ही मिलना चाहती हैं। ऋषभ, वो नहीं मानेगा। सेजल चुपचाप नजर नीचे किए हुए खड़ी हो जाती है। ऋषभ वापस ऊपर जाकर आर्यन को सारी बात बताता है। आर्यन गुस्से में आकर दूर से ही खड़ा होकर चिल्लाते हुए, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? जाओ यहाँ से, मुझे नहीं मिलना तुम्हारी दादी से। सेजल रोते हुए हाथ जोड़कर, मेरी गलती की सजा प्लीज दादी को मत दीजिए, उन्हें कुछ हो जाएगा, मैं उनके बगैर नहीं रह सकती, आपको जो सजा देनी है मुझे दे दीजिए प्लीज। आर्यन, मैं तुम्हारी दादी के सामने कोई झूठा नाटक नहीं करने वाला, समझी? तुम जाओ यहाँ से। बोलकर आर्यन वहां से चला जाता है। सेजल वहां से निकल मेन गेट के पास जाकर खड़ी हो जाती है। करीब 1 घंटे बाद आर्यन देखता है कि सेजल अभी भी बाहर खड़ी है। आर्यन अंश से, ये गई नहीं अभी तक? अंश, भाई मना कर रही है, बोल रही है कि दादी आपसे मिले बगैर नहीं मानेंगी। ऋषभ, चला जाना, दादी ने क्या बिगाड़ा है तेरा, उनके लिए ही चला जा। आर्यन अंश से, गाड़ी की चाबी दे। अंश, मैं चलूं भाई? आर्यन, चल। आर्यन अंश के साथ कार में आगे बैठता है। अंश कार गेट के पास रोककर सेजल से, भाभी बैठ जाइए। सेजल आर्यन को देखती है, तो आर्यन मुंह घुमा लेता है। सेजल कार में पीछे बैठ जाती है। घर पहुंच सेजल आर्यन और अंश के साथ दादी के रूम में जाती है।
दादी आर्यन को देखते ही अपने पास बुलाकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए, सदा सुखी रहो। अच्छा हुआ जो तुमने इसकी शादी उस रोहन से नहीं होने दी। मुझे तो पहले ही दिन पता चल गया था कि तुम सेजल को पसंद करते हो। बस यही नहीं मान रही थी। सेजल की तरफ देखते हुए, सेजू, तू तो पूरी भीग गई बेटा। जा पहले कपड़े बदल ले, फिर आर्यन के साथ उसके घर जा। मैं करूँगी तुम दोनों की विदाई की रस्म। यह सुन आर्यन सेजल की ओर गुस्से से देखता है। सेजल डरते हुए, दादी, पहले आप ठीक हो जाइए, फिर देखते हैं ना। दादी ऑर्डर देते हुए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ निर्मला है ना मेरा ख्याल रखने के लिए। आर्यन, दादी, सेजल सही कह रही है। आप पहले ठीक हो जाओ। सेजल की विदाई फिर कभी कर देना। मैं कल भी मिलने आऊँगा आपसे। दादी हाथ जोड़ते हुए, नहीं, अब इसे इस नरक से ले जा तू बेटा प्लीज। आर्यन दादी का हाथ पकड़ते हुए, दादी प्लीज आप हाथ मत जोड़िए। सेजल की ओर देखे बिना, तुम बैग पैक कर लो। जैसा दादी चाहती हैं वैसा ही होगा। यह सुन सेजल डर के मारे कांपने लगती है। जी, जी बोल सेजल कपड़े अलमारी से निकाल बाथरूम में जाती है। दादी निर्मला को आवाज़ लगाती है। निर्मला कमरे में आर्यन को देख चौंक जाती है। दादी, सेजल की विदाई है अभी। विदाई की तैयारी करो। निर्मला आर्यन को देखती है जो उसे ही घूर रहा था। निर्मला हंसते हुए, जी अम्मा बोलकर जल्दी से विजय के पास जाकर सारी बात बताती है। विजय, नहीं, अगर एक बार वो यहाँ से चली गई तो सब बर्बाद हो जाएगा। विजय जल्दी से दादी के पास जाकर, अम्मा एक बार तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए सेजल की विदाई कर देंगे। दादी, क्यों? अगर रोहन से कल शादी होती तो तू विदाई ना करता इसकी। देख मेरे सामने नौटंकी मत कर। विदाई तो आज ही होगी सेजू की। विजय आर्यन को देख चुपकर रूम से बाहर निकल जाता है। आर्यन, दादी आप रेस्ट करो, मैं बाहर बैठा हूँ। बोलकर अंश के साथ बाहर हॉल में आकर बैठ जाता है, जहाँ पर विजय माथा पकड़कर बैठा हुआ था। आर्यन उसे देखकर, देख मुझे नहीं पता कि सेजल को यहाँ रखने में तुझे क्या फ़ायदा है और क्या नहीं, और ना ही मुझे कोई शौक है उसे लेकर जाने का। दादी की वजह से ले जा रहा हूँ। पर एक बात कान खोलकर सुन ले, दादी को कोई दिक्कत आई तो तू मेरे हाथ से जाएगा। मैं बड़े छोटे का लिहाज उसकी आदत के हिसाब से करता हूँ, और तेरी आदत देखकर तेरा लिहाज करने का ना मन करता है न मुँह से इज्जत निकलती है। दादी से मिलने कोई ना कोई रोज़ ज़रूर आएगा। विजय, ठीक है। थोड़ी देर में दादी सेजल को लेकर आती हैं। आर्यन दादी से मिलकर जाकर कार में बैठ जाता है। हंस सेजल का सामान लेकर कार में रखता है। सेजल पीछे बैठती है। हंस कार ड्राइव करता है। पूरे रास्ते आर्यन सीट पर आंखें बंद किए बैठा रहा। आज उसको एक गिल्ट खाया जा रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया। जिस सेजल की आंखों में वो मुस्कान देखना चाहता था, आज उसी की वजह से उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो चुकी थी। आर्यन सेजल से नफरत करने की कोशिश तो कर रहा था, पर नफरत कर नहीं पा रहा था। उसे कहीं ना कहीं सेजल की कोई मजबूरी तो नजर आ रही थी, पर उसका गुस्सा इस वक्त बहुत ज़्यादा था, जो उस मजबूरी को समझना नहीं चाहता था। आर्यन को गुस्सा इस बात का था कि उसने उसके करैक्टर पर उंगली उठाई, जो शायद किसी भी लड़के के लिए जिसने कभी किसी के बारे में गलत ना सोचा हो, बहुत बड़ी बात होती है। आर्यन के लिए भी यही बात थी। लोग उसे गुंडा कहते, मवाली कहते, उसे कभी कोई फर्क नहीं पड़ता था। पर अगर कोई उसके करैक्टर पर उंगली उठाए तो उसका मुंह नोच लेता था। तीनों घर पहुंचते हैं। आर्यन कार से उतरकर सीधा अंदर जाकर पीछे वाले कमरे में बैठ जाता है। अंश भी पीछे पीछे आ जाता है। सेजल कार में ही बैठी रहती है। अंश, भाई भाभी। आर्यन चिढ़ते हुए, ये भाभी भाभी क्या लगा रखा है। अंश, भाई अब मानो या ना मानो, रिश्ता तो बन चुका है आपका और उनका, तो हम तो भाभी ही बोलेंगे। आर्यन कुछ नहीं बोलता। ऋषभ अंश से, क्या हुआ वहाँ? अंश, भाभी कार में बैठी हैं, दादी ने साथ में भेजा है विदाई करके। ऋषभ, वो कार में क्या कर रही है? जा अंदर ले आ। आर्यन, जा उसे ऊपर भेज दे। ऋषभ अंश के साथ सेजल के पास आता है। अंश सेजल का सामान लेकर ऊपर जाता है। ऋषभ, सेजल आओ। सेजल डरते डरते कार से उतरकर ऋषभ के साथ अंदर जाती है। ऋषभ ऊपर ले जाकर पीछे वाले कमरे को दिखाकर, तुम बाहर आराम से रह लेना। आर्यन तो यहीं बाहर दीवान पर सो जाता है। उसके कपड़े यहीं रखे हुए हैं, उसे ज़रूरत होगी तो मांग लेगा। इधर किचन है, कुछ चाहिए हो तो बता देना, और अगर कुछ सामान मंगवाना हो तो नीचे अंश, विवेक और विक्रम रहते हैं। उन तीनों को कभी भी कोई भी काम बता सकती हो। मैं तो अभी जा रहा हूँ अपने घर। माँ आ गई हैं आज गांव से, तो वहीं पर रहूँगा। पर तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है। सेजल हाँ में सिर हिला देती है। ऋषभ सेजल के सिर पर हाथ रखते हुए, कोई भी दिक्कत हो तो बड़ा भाई समझकर मुझे बता सकती हो। मुझे पता है तुमने जो भी किया कुछ ना कुछ मजबूरी में किया है। आर्यन भी ये बात जानता है, पर अभी गुस्सा है इसलिए कुछ समझना नहीं चाहता। पर एक बार जब उसका गुस्सा शांत हो जाएगा तो वह तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं कर सकता, इतना मैं जानता हूँ। और हाँ, आर्यन का गुस्सा अपनी जगह बिल्कुल सही है। तुमने जो भी इल्ज़ाम लगाया वो उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अगर ये इल्ज़ाम कोई और लड़की ने लगाया होता तो उसको अच्छे से सबक सिखाता, पर यह इल्ज़ाम तुमने लगाया तो वह अंदर से टूट चुका है, क्योंकि उसने ज़िंदगी में पहली बार किसी लड़की को इतनी अहमियत दी थी। पहली बार किसी लड़की से प्यार किया था, तो उसे वक्त लगेगा सब समझने के लिए। जिससे उसने प्यार किया उसी ने उसके ऊपर इतना गंदा इल्ज़ाम लगा दिया, तो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है वो। बोलकर वहाँ से चला जाता है। ऋषभ आर्यन के पास नीचे जाकर बैठ जाता है। ऋषभ, क्या सोचा है तूने? आर्यन, किस बारे में? ऋषभ, सेजल के बारे में। आर्यन, मुझे कोई बात नहीं करनी प्लीज़। ऋषभ, चल फिर ठीक है, मैं चलता हूँ। आर्यन, कहाँ जा रहा है? ऋषभ, यार अब माँ आ गई हैं तो अब तो रात को जाना ही पड़ेगा। घर पर ही सोऊंगा ना अब तो, फिर माँ अकेली भी हैं। आर्यन, ठीक है, चल मैं चलता हूँ छोड़ने। ऋषभ, मैं चला जाऊँगा, तू आराम कर, बोलकर ऋषभ चला जाता है। आर्यन वही बंस, विक्रम और विवेक के साथ नीचे ही सो जाता है। सेजल वही रूम में एक कोने में बेड के पास बैठे बैठे अपनी किस्मत के बारे में सोच सोच कर रो रही है। सेजल अपने बैग से अपनी मम्मी पापा की फ़ोटो निकाल कर उनसे बातें करती है। आज आपकी बेटी की शादी हो गई। मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है मेरे साथ और क्यों। गलती तो की है मैंने, तो सज़ा के लिए भी तैयार हूँ। खुशी इस बात की है कि मैं उस भूखे भेड़िए रोहन से बच गई, पर मैंने आर्यन जी को बहुत दुखी किया है। आप जानते हैं ना, अगर मैं ये ना करती तो वो सब मिलकर दादी को मार देते। बोलते हुए फूट फूट कर रोने लगती है। फ्लैशबैक। रोहन आर्यन के पास से निकलकर सीधा सेजल के घर पहुंचा। सेजल छत पर थी। निर्मला, बिना और विजय बाहर हॉल में बैठे हुए थे। रोहन गुस्से से, ये आर्यन का क्या चक्कर है? यह सुनते ही विजय, विनय और निर्मला तीनों एक दूसरे को चौंकते हुए देखते हैं। बिना अनजान बनते हुए, कौन आर्यन? रोहन, AR एसोसिएट का मालिक, आर्यन भाई के नाम से जो फेमस है। विनय, वो मैंने उससे पैसे लिए हुए थे, पर अब तो दे दिए। क्यों, क्या हुआ? अनजान बनते हुए, रोहन, बाल बाल बच गया मैं। उसका सेजल के साथ क्या कनेक्शन है? विजय, क्या हुआ है ये तो बताओ। रोहन उन्हें सारी बात बताता है, तीनों अनजान बनते हुए। अच्छा, हमें तो ऐसा कुछ भी नहीं पता। रोहन तीनों को घूर कर देखते हुए, देख लो, तुम तीनों मुझे डबल क्रॉस तो नहीं कर रहे। विनय, यार तेरे साथ ऐसा कुछ करेंगे क्या हम? रोहन गुस्से में, सेजल कहाँ है? निर्मला छत पर कपड़े सुखा रही है। सेजल छत पर कपड़े सुखा रही थी कि तभी रोहन ने पीछे से आकर सेजल के बाल पकड़कर नीचे खींचते हुए ले गया। सीधा निर्मला और विजय के सामने लाकर पटकता है। रोहन, आर्यन से कब से चक्कर चल रहा है तेरा? सच सच बता। सेजल डरते हुए, ऐसा कुछ भी नहीं है। रोहन, तो क्यों लेकर गया था तेरा यार मुझे? सेजल रोते हुए, मुझे कुछ भी नहीं पता इस बारे में। रोहन सेजल के पास नीचे बैठ उसके बाल पीछे की तरफ खींचते हुए, देख तेरी शादी तो मुझसे ही होगी। तू कुछ भी कर ले और मैं तुझे उस आर्यन का नहीं होने दूंगा, समझी? तू सिर्फ और सिर्फ मेरी है। दूर रह उस आर्यन से। सेजल डरते हुए, मैंने कुछ नहीं किया है। रोहन, एक बात कान खोल कर सुन ले, अब तू घर से बाहर नहीं निकलेगी। सेजल हाँ में सिर हिला देती है। रोहन, जा अपने कमरे में। सेजल जल्दी से उठकर भागते हुए अपने कमरे में चली जाती है। रोहन निर्मला से, यह किसी भी कीमत पर इस घर से बाहर निकलनी नहीं चाहिए, छत पर भी नहीं। निर्मला, ठीक है। रोहन, जहाँ तक मैंने पापा से आर्यन के बारे में पता किया है, वो एक नंबर का गुंडा मवाली है। वह पूरी कोशिश करेगा इस शादी को रोकने की। विजय, तो अब क्या करना है? रोहन, कुछ तो ऐसा जुगाड़ करूंगा कि शादी के आसपास वाले दिनों में आर्यन इस शहर में ही ना हो। बोलकर वहां से चला जाता है। 2 दिन बाद निर्मला सेजल के पास जाकर उसे अपने कमरे में लेकर आती है। निर्मला, एक काम कर, रोहन अभी थोड़ी देर में आएगा। उसके साथ पुलिस स्टेशन जा और आर्यन के खिलाफ कंप्लेंट कर कि उसने तेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश करी है। सेजल यह सुनकर चौंकते हुए, पर चाची, उन्होंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। निर्मला, हमें पता है, पर तुझे कंप्लेंट करनी है। सेजल, नहीं, मैं ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं करूंगी।
ये गलत है। निर्मला सेजल को एक जोर से चांटा लगाती है। सेजल वहां से दूर जाकर गिर जाती है। तू मुझे जवाब देगी? मैंने तुझसे पूछा नहीं है कि तेरा मन कर रहा है या नहीं। तुझे पुलिस स्टेशन जाना है और कंप्लेंट करनी है, ताकि वह कम से कम एक हफ्ते तक जेल में रहे और उसे बेल ना मिले, ताकि तेरी और रोहन की शादी आराम से हो सके। सेजल डरते हुए, चाची, आर्यन जी शादी में कुछ भी नहीं करेंगे। निर्मला, अच्छा जी, तुझे अपने यार पर इतना यकीन है? सेजल रोते हुए, ऐसी बातें मत कीजिए। इतने में रोहन सेजल को एक चांटा मारता है। तुझे बोला है ना, चुपचाप मेरे साथ चल और उसके खिलाफ कंप्लेंट कर। सेजल डरते हुए पर हिम्मत से, नहीं, मैं ऐसा कोई भी गलत इल्जाम नहीं लगाऊंगी। रोहन सेजल के बाल पीछे की तरफ खींचते हुए, बड़ा ही आराना हो रहा है तेरा आजकल उसके साथ। शादी के बाद तो तेरी पूरी आशिकी निकालूंगा मैं। अभी तो तू वही करेगी जो मैंने बोला है। सेजल, नहीं, मैं ऐसी कोई भी झूठी कंप्लेंट नहीं लिखाऊंगी उन पर। रोहन गुस्से में निर्मला से, 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ। 2 दिन के अंदर इसे कैसे भी करके मनाओ कि ये कंप्लेंट कर दे। ये जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। निर्मला गुस्से से, इसको तो मैं सीधा करती हूँ। रोहन गुस्से में वहां से निकल जाता है। निर्मला विजय की बेल्ट से सेजल को खूब मारती है, पर इस बार सेजल टस से मस नहीं होती। उसके हाथ पैर छिल जाते हैं, पर वह साफ मना करती है कि वह कोई भी गंदा इल्जाम आर्यन पर नहीं लगाएगी, उसके कैरेक्टर पर उंगली नहीं उठाएगी। रात को दादी से सेजल अपने घाव छिपाती है। वो दादी को कुछ भी नहीं बताती, वरना दादी भी परेशान हो जाती। आखिर में निर्मला और विजय को सिर्फ एक ही आइडिया सूझता है। विजय रोहन को फ़ोन कर देते हैं। रोहन अपने साथ एक नर्स लेकर आता है। रोहन कमरे में आता है। रोहन दादी को देखते हुए, दादी जी, कैसी हैं आप? दादी, आज बड़ा ख्याल आ रहा है मेरा। रोहन, कुछ नहीं है, अंकल ने आपकी दवाइयाँ मंगवाई थी, सो बस वही लाया था। रोहन दादी को दवाई देता है। दादी वो दवाई खाने के 5 मिनट बाद ही सो जाती हैं। रोहन सेजल से, सुन, अब तेरी दादी होश में नहीं आएंगी। यह सुनते ही सेजल फटी आंखों से रोहन को देखती है। अगर कल दोपहर तक तेरी दादी को इस दवाई का एंटीडोट नहीं दिया गया तो तेरी दादी पहुंची परलोक। सेजल रोते हुए, ये क्या क्या किया तुमने? रोहन, तो चल फिर मेरे साथ, लिखवा कंप्लेंट। मैं बाहर बैठा हूँ, तेरा वेट कर रहा हूँ। सुबह तक का तेरे पास टाइम है। रात भर में तेरी दादी को होश आ गया तो ठीक, जो कि होने वाला नहीं है, वरना कल सुबह तक तेरी दादी को एंटीडोट देना पड़ेगा। तेरे पास सुबह तक का टाइम है, सोच ले, यार चाहिए या दादी? यह बोलकर चला जाता है। सेजल दादी को उठाने की कोशिश करती है, पर दादी नहीं उठती। सेजल पूरी रात रोती रहती है। सुबह उठकर बाहर आती है। सेजल, चाची, मैं आर्यन जी के खिलाफ कंप्लेंट करवाने को तैयार हूँ। निर्मला खुश होते हुए, यह फैसला सही किया तूने, बोलकर रोहन को फोन करती है। रोहन घर आकर सेजल को पुलिस स्टेशन लेकर जाता है और उसे इंस्पेक्टर को कुछ पैसे देकर कंप्लेंट लिखने को बोलता है। रोहन ने उसे भी पैसे दिए हुए थे, इसलिए झूठ बोलता है कि सेजल अकेले कंप्लेंट करने आई थी। यह काम रोहन ने उसे करने को बोला था, ताकि आर्यन की नज़रों में सेजल को गलत साबित कर सके। सेजल कंप्लेंट लिखवाकर आ जाती है और थोड़ी देर बाद आर्यन आता है, उसके साथ झगड़ा करता है। सेजल आर्यन के जाने के बाद रोहन के पास जाकर, अब तो दादी को इंजेक्शन दे दो प्लीज, जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया है। रोहन, ठीक है, बुलाता हूँ, पर एक बात याद रखियो, कभी भी ये बात कि हमने आर्यन के खिलाफ तुमसे कंप्लेंट लिखवाई है किसी को नहीं पता चलनी चाहिए, वरना दोबारा से तेरी दादी को कुछ भी हो सकता है। सेजल, नहीं बताऊंगी, पर अभी दादी को दवाई दीजिए प्लीज। रोहन नर्स को कॉल करके बुलाता है और उसको इंजेक्शन देते हैं, क्योंकि दादी ने अपनी भी दवाइयाँ नहीं खाई थी, इसलिए दादी को वो दवा कुछ ज़्यादा ही नुकसान कर जाती है। दादी को 24 घंटे तक होश में लाने की कोशिश करते हैं। सेजल बेहोश दादी के पास एक कोने में बैठी हुई थी। उसे बहुत पछतावा हो रहा था। रात को सबके सोने के बाद उसने अपनी मम्मी के गहने निकाले और चुपके से घर से निकल गई। वो डरते डरते अंधेरी रात में स्टेशन पहुंची और जाकर अपनी कंप्लेंट वापस लेने को बोला। यह इंस्पेक्टर थोड़ा लालची था। आर्यन और रोहन से भी पैसे लिए थे। वो ऐसे नहीं माना। सेजल ने अपने सारे गहने उसे देकर कंप्लेंट वापस लेने को कहा। इंस्पेक्टर ने कंप्लेंट वापसी पर सेजल के साइन करवा लिए। सेजल ने हाथ जोड़कर विनती की कि यह बात किसी को भी ना बताएं। इसलिए इंस्पेक्टर ने आर्यन को बोला कि तुम्हारी बेल हुई है, और आर्यन को लगा
कि विक्रम या अंश में से किसी ने बेल करवाई है। फ्लैशबैक खत्म। सेजल रोते रोते नीचे फर्श पर ही सो जाती है। सुबह ऋषभ आकर आर्यन को उठाता है। आर्यन, क्या हुआ? सुबह सुबह क्यों उठा रहा है? ऋषभ, यह बता, तूने रात को कुछ खाया? आर्यन, नहीं, भूख नहीं थी। ऋषभ, तो सेजल को भी नहीं दिया होगा। आर्यन, उसे क्या पूछना है, ऊपर ही किचन है, अपने आप बनाकर खा लेगी। ऋषभ, जा ऊपर देख कर आ सेजल को। आर्यन, तेरा दिमाग खराब है। ऋषभ, जाना यार। आर्यन, तू ही देखिए जाकर, इतना बड़ा भाई बनने का शौक हो रहा है तो। मेरे साथ जो भी उसने किया वो तुझे याद नहीं है क्या? ऋषभ, देख वो सब बात अलग है, अभी वो वैसे ही डरी हुई रहती है और यहाँ पर हम सब लड़के हैं, तो तू जाएगा तो सही है, हमारा सही नहीं लगता। आर्यन, मैं नहीं जा रहा। ऋषभ, अब मेरी बात भी नहीं मानेगा। आर्यन, बस तू हर बार ऐसे ही ब्लैकमेल किया कर मुझे। ऋषभ मुस्कुराते हुए, जाना यार। आर्यन गुस्से में ऊपर आता है तो उसे सेजल कहीं नहीं दिखती। आर्यन रूम में जाकर देखता है तो सेजल नीचे फर्श पर ही गिरी हुई थी। आर्यन जल्दी से जाकर सेजल को उठाता है तो वो बेहोश थी। आर्यन घबराते हुए सेजल सेजल करके उसके गाल थपथपाता है। सेजल कुछ रिस्पॉन्स नहीं करती तो आर्यन चिल्लाते हुए, ऋषभ, अंश, जल्दी ऊपर आओ। सब जल्दी से भागकर ऊपर जाते हैं तो सेजल को ऐसे देखे पहले तो घबरा जाते हैं। ऋषभ अंश से, जा जल्दी पानी लेकर आ। अंश जल्दी से पानी लेकर आता है। ऋषभ सेजल के ऊपर पानी के छींटे डालता है तो सेजल धीरे से आंखें खोलती है। सेजल जैसे ही आंखें खोलती है खुद को आर्यन के पास पाकर एकदम से घबरा जाती है। आर्यन झटके से दूर होता है। सेजल को सारी बात याद आती है कि जब वह सुबह उठी थी तो उठते ही उसे चक्कर आए और वो बेहोश हो गई थी। ऋषभ उसे बैठाकर पानी पिलाता है। ऋषभ, ठीक हो? सेजल, हाँ जी। ऋषभ, तुमने कब से खाना नहीं खाया? सेजल नजर नीची कर कोई जवाब नहीं देती। आर्यन को गुस्सा आ जाता है। आर्यन चिल्लाते हुए, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा वो कुछ पूछ रहा है? सेजल एकदम से घबरा जाती है। वो परसों। ये सुन सब एक दूसरे को चौंक कर देखते हैं। ऋषभ, विवेक, जा पहले कुछ खाना ऑर्डर कर दे। विवेक, ठीक है भाई। सब सेजल को वहां बैठाकर आर्यन को बाहर लेकर आता है। पीछे पीछे सब दोस्त भी बाहर आ जाते हैं। ऋषभ आर्यन से, थोड़ा धीरे नहीं बोल सकता क्या? आर्यन कुछ ना बोलकर वहां से नीचे चला जाता है। थोड़ी देर में विवेक सेजल को खाना देकर आता है। सेजल खाना खाकर नहाकर तैयार होकर बैठ जाती है। उसे सब अजीब लग रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। थोड़ी देर में आर्यन ऊपर रूम में आता है। अलमारी से कपड़े निकालने लगता है तो वहां पर साइड में सेजल के कपड़े एक बैग में रखे देख पहले तो उसके फेस पर स्माइल आ जाती है, पर फिर अगले ही पल उसको सेजल का लगाया हुआ गलत इल्जाम याद आ जाता है। सेजल के कपड़े वाला बैग उठाकर अलमारी से बाहर सेजल के सामने फेंक देता है। गुस्से में सेजल से, अपना घर समझने की गलती मत करना, उस अलमारी में रखो अपना सामान, समझी? सेजल डरते हुए हाँ में सिर हिला देती है। आर्यन अपने कपड़े निकाल कमरे से बाहर जाने लगता है। सेजल, वो दादी। आर्यन बिना सेजल की तरफ देखे, थोड़ी देर में अंश को भेज रहा हूँ, वो मिलाएगा। सेजल, क्या मैं भी? आर्यन पहले तो मना करने लगता है पर सेजल की आवाज में उसे दर्द फील होता है। ठीक है, चली जाना, बोलकर नीचे चला जाता है। नीचे बाथरूम में नहाकर तैयार हो आर्यन बाहर आता है तो बाहर डंडा लिए हुए ऋषभ की मम्मी खड़ी थी। पास में अंश, विवेक, विक्रम और ऋषभ चुपचाप बैठे हुए थे। आर्यन ऋषभ की मम्मी के पैर छूते हुए, आंटी नमस्ते। ऋषभ की मम्मी एक डंडा आर्यन की पीठ पर मारती हैं। आर्यन चीखते हुए एकदम पीछे होता है। आर्यन पीठ सहलाते हुए, आंटी, आशीर्वाद की बजाय गांव से डंडा लेकर आए हो क्या? ऋषभ की मम्मी आर्यन को घूरते हुए, तूने किसी लड़की से जबरदस्ती शादी कर ली। आर्यन ने सुन ऋषभ की ओर देखता है। ऋषभ की मम्मी आर्यन से, उसे क्यों देख रहा है? हमारे पूरे मोहल्ले में यही बात हो रही है। आज उस लड़की की शादी थी, तूने कल उससे जबरदस्ती शादी कर ली। तुझे शर्म नहीं आई? अंश बात बीच में काटते हुए, नहीं आंटी, भाई उसको पसंद करते थे। ऋषभ की मम्मी अंश को घूरते हुए, तो उस लड़की की मर्जी जाने बगैर कैसे शादी कर ली इसने? सेजल इतनी आवाजें सुन नीचे आ जाती है। ऋषभ की मम्मी सेजल को देखते ही, बेटा इधर आ। सेजल ऋषभ की तरफ देखती है। सब पलके झपकाकर हाँ में जवाब देता है।
सेजल डरते डरते ऋषभ की मम्मी के पास जाती हैं। ऋषभ की मम्मी सेजल को एक तरफ बैठाते हुए, देख, सच सच बता, इसने तुझसे जबरदस्ती शादी की है ना? आर्यन की तरफ देखते हुए। सेजल एक पल को डर जाती है, फिर नामे सिर हिलाते हुए, नहीं। यह सुन सब सेजल को चौंकते हुए देखते हैं। ऋषभ की मम्मी आर्यन को देखते हुए, इससे डरने की जरूरत नहीं है। तू मुझे बता, इसने तुझसे जबरदस्ती शादी करी है ना? सेजल, नहीं आंटी जी। ऋषभ की मम्मी, पर बात तो यही हो रही है कि आज तेरी शादी थी। सेजल डरते डरते, वो चाचा चाची जबरदस्ती करवा रहे थे। ऋषभ की मम्मी आर्यन को देख खुश होते हुए, तूने सही किया, मैंने तो तुझे बेफालतू डंडा मार दिया। चल इधर आ, अब आशीर्वाद ले ले। आर्यन और सेजल ऋषभ की मम्मी का आशीर्वाद लेते हैं। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।